हेलो एंड वेलकम एवरीबॉडी टू परचम क्लासेस। परचम क्लासेस के पॉलिटी सेशंस में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। पॉलिटी में आज हम नया चैप्टर चालू करेंगे, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। सो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज द सेकंड हाईएस्ट ऑफिस इन आवर कंट्री आफ्टर द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट। लास्ट लेक्चर में हमने प्रेसिडेंट के बारे में सारी डिटेल पढ़ी और ये हैं हमारे करंट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि हु इज दिस गाय, इनका नाम क्या है। वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, करंट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का नाम क्या है, ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। वैसे तो आप सभी को पता ही होगा, बीइंग दी स्टूडेंट्स ऑफ पॉलिटी, आप सबको पता होगा कि हु इज दी वाइस प्रेसिडेंट, करंट वाइस प्रेसिडेंट, बट स्टिल टू ब्रिंग पीपल इनटू एक्शन कमेंट करके बताइए कि इनका नाम क्या है। और एक और चीज बता दीजिए कि कब से इन्होंने ऑफिस ज्वाइन किया है, ये भी आप कमेंट करके बताइए। महीना डेट भले मत लिखिए, महीना और साल लिख दीजिए कि किस महीने और किस साल से ये वाइस प्रेसिडेंट की गद्दी पे है। नाउ कमिंग बैक टू द टॉपिक, तो वाइस प्रेसिडेंट इज द सेकंड हाईएस्ट ऑफ आवर कंट्री आफ्टर द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट हम लास्ट लेक्चर में पूरी तरीके से कवर कर चुके हैं। प्रेसिडेंट कौन होता है, प्रेसिडेंट की पोस्ट फर्स्ट हाईएस्ट जो हाईएस्ट ऑफिस इन आवर कंट्री है दैट इज द प्रेसिडेंट। उनकी ओथ क्या है, अफर्मेशन क्या है, एलिजिबिलिटी क्या है, किस तरीके से वैकेंसी क्रिएट होती है, किस तरीके से उनका इम्पीचमेंट होता है, क्या है उनका इलेक्शन प्रोसेस होता है, डिटेल में कैलकुलेशन तक हम पूरी सारी बातें प्रेसिडेंट के ऊपर कर चुके हैं। कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ दिया गया है, ये सब बातें हम कर चुके हैं। जिन्होंने नहीं देखा है, प्रेसिडेंट चैप्टर जाके आप कवर कर सकते हैं, सब कुछ मौजूद है आपकी प्लेलिस्ट इन इंडियन पॉलिटी। आज का टॉपिक वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, बट वाइस प्रेसिडेंट चालू करने से पहले एज यूजुअल जो रिचुअल है, ये छोटा सा प्रिल्यूड आप देख लीजिए। सो वेलकम बैक एवरीबॉडी। आज का टॉपिक वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। आई होप आपने कमेंट सेक्शन में इनका नाम लिख दिया हो कि हु इज द करंट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। क्लियर है? चलिए अब बात करते हैं वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की। सो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज द सेकंड हाईएस्ट ऑफिस इन आवर कंट्री। सेकंड हाईएस्ट ऑफिस इन आवर कंट्री, ठीक है। तो फर्स्ट हाईएस्ट ऑफिस अपने को पता ही है, फर्स्ट सिटीजन ऑफ आवर कंट्री पता ही है, फर्स्ट पर्सन ऑफ आवर कंट्री पता ही है, प्रेसिडेंट होता है। अब जब मैं एग्जीक्यूटिव की हिरार्की की बात करूंगा या इन ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस की बात करूंगा, तो हिरार्की में जैसे सबसे पहले प्रेसिडेंट है, तो उसके बाद आता है वाइस प्रेसिडेंट। उसके बाद जो सेकंड पोस्ट होती है, हाईएस्ट ऑफिस होती है, वो होती है वाइस प्रेसिडेंट। अब आपको सेकंड हाईएस्ट सुन के लग रहा होगा कि इनके पास भी बहुत सारी पावर्स होती होंगी। तो जिस तरीके से प्रेसिडेंट के पास भी कुछ खासा पावर नहीं है, सेरिमोनियल पोस्ट है, नॉमिनल पोस्ट है, उसी तरीके से वाइस प्रेसिडेंट की जो पोस्ट है वो तो और भी ज्यादा फर्जी है। उनका बहुत ही रेयर काम है, बहुत ही कम काम है। हाँ, उनके दो मेन काम रहते हैं वाइस प्रेसिडेंट के। सो ही इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। ही इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। जो हमारा हाउस है, काउंसिल ऑफ स्टेट जो है हमारा, राज्यसभा जो अपर हाउस है हमारा, वहां के जो चेयरमैन है दैट इज हमारे वाइस प्रेसिडेंट रहते हैं। एक्स ऑफिशियो चेयरमैन बोला जाता है इनको, क्योंकि ये राज्यसभा के चेयरमैन इसलिए बने हैं क्योंकि ये वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट पे हैं। तो जैसे ही ये वाइस प्रेसिडेंट पे आते हैं, फ्रॉम बीइंग द वर्च्यू ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट, वो ऑटोमेटिकली क्या करते हैं, वो राज्यसभा के चेयरमैन भी बन जाते हैं। तो मेन जो इनका सबसे बड़ा काम रहता है वो क्या करता है, एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। अब चेयरमैन ऑफ राज्यसभा कौन होता है? जो राज्यसभा के सेशंस और मीटिंग को प्रिसाइड करेगा। जिस तरीके से लोकसभा में स्पीकर प्रिसाइड करता है, जो कुर्सी पे ऊपर कुर्सी पे बैठा हुआ आदमी देखा अगर आपने कभी सेशंस देखे हो, तो जो ऊपर वाली कुर्सी पे बैठा होता है वो होता है स्पीकर लोकसभा का। सिमिलरली राज्यसभा में जो उस कुर्सी पे बैठा होता है वो कहलाता है वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, कहलाता है चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। बट वो एक्चुअल में होता कौन है? ही इज दी वाइस प्रेसिडेंट ऑफ आवर कंट्री। तो वाइस प्रेसिडेंट हमेशा राज्यसभा की मीटिंग्स और सेशन को प्रिसाइड करेगा जिस तरीके से लोकसभा में स्पीकर करता है। ये तो है इनका प्रमुख फंक्शन, मेन फंक्शन इनका यही है। वाइस प्रेसिडेंट इटसेल्फ उसकी कोई पोस्ट नहीं है, वाइस प्रेसिडेंट का खुद का कोई काम नहीं है। वो दो कैपेसिटी में काम करता है। एक तो राज्यसभा का चेयरमैन बनने का काम करता है, मेन जो काम है, अधिकतर जो पीरियड इनका निकलता है वो कहां निकलता है? राज्यसभा का चेयरमैन, बाय सिटिंग ऑन द सीट ऑफ द चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, ठीक है। ये इनका मेन काम रहता है। अपार्ट फ्रॉम दैट क्या करते हैं, ये काम करते हैं एक्टिंग प्रेसिडेंट का। जो हमारे इनकम्बेंट प्रेसिडेंट है, जो हमारे करंट प्रेसिडेंट होंगे या जो भी प्रेसिडेंट की गद्दी पे होगा, अगर वो किसी भी कारणवश से अपनी सर्विसेज डिलीवर नहीं कर पा रहा है, अपना काम पूरा नहीं कर पा रहा है, जो उनका कार्य उनसे एक्सपेक्टेड है वो नहीं डिलीवर कर पा रहा है फॉर एनी रीजन, वो बीमार है, उनका एक्सीडेंट हो गया, या फिर उनकी डेथ हो गई, या फिर वो इवेंचुअली उन्होंने रिजाइन कर दिया, या उनका इम्पीचमेंट हो गया, किसी भी कारण से, वो किस तरीके से होता है, वैकेंसी कैसे क्रिएट होती है प्रेसिडेंट के ऑफिस में, ये हम प्रेसिडेंट चैप्टर में पढ़ चुके हैं। क्लियर है? तो जब भी प्रेसिडेंट के ऑफिस में वैकेंसी क्रिएट होएगी, जब भी राष्ट्रपति के ऑफिस में वैकेंसी क्रिएट होएगी, तो उनकी पोजीशन लेगा वाइस प्रेसिडेंट। तो उनकी पोजीशन लेगा
वाइस प्रेसिडेंट। तो ये इसके दो मेन काम है, इसके अलावा इनका कोई काम नहीं है, ये इनके प्रमुख काम है, बाकी ये घर पे बैठ के आराम कर सकते हैं। तो ये जो कंसेप्ट है वाइस प्रेसिडेंट का, ये हमने कहाँ से लिया है? अगर हम बात करें कि ये वाइस प्रेसिडेंट का कंसेप्ट कहाँ से लिया है, क्योंकि मोस्टली तो हमने यूके से कॉपी किया है, हालांकि कॉपी तो हमने पूरी दुनिया भर से करा है, कॉपी भी नहीं बोलेंगे, वहां से उनके जो अच्छे पॉइंट्स हैं या उनका जो बेस्ट पार्ट है, वी हैव टेकन इट फ्रॉम वेरियस अदर कॉन्स्टिट्यूशंस। तो ये जो वाइस प्रेसिडेंट वाला पार्ट है, वी हैव टेकन इट फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसए, जो अमेरिका है उसके कॉन्स्टिट्यूशन से हमने लिया है। वाइस प्रेसिडेंट की जो पोस्ट है मेनली कहां पे एक्टिव है? यूएसए में एक्टिव रहती है। तो वाइस प्रेसिडेंट की जो पोस्ट है वो हमने मेनली कहां से ली है? यूएसए से ली है। मतलब यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन में या यूएसए के एग्जीक्यूटिव सिस्टम में वाइस प्रेसिडेंट की एक पोजीशन है, जिससे हमने कॉपी करके थोड़े से फेरबदल करके हमने इसको इंडिया में अडेप्ट किया है। अब क्या फेरबदल है इसको भी अपन धीरे धीरे समझते जाएंगे, या फिर अगर आपको ब्रीफिंग चाहिए यहीं पे तो मैं आपको बता देता हूं कि जो अमेरिका का प्रेसिडेंट है, अमेरिका का प्रेसिडेंट है, अब अमेरिका में जैसे आपको पता है यूएसए में प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट फॉलो होती है, यानी प्रेसिडेंट ही हेड है, वहां पे प्रेसिडेंट इज द रियल हेड। तो प्रेसिडेंट की पोस्ट बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। जो हमारे यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट के दोनों फंक्शन है वो मिलके हमारे वहां का जो प्रेसिडेंट है उसके पास मोस्टली सारी पावर्स वहां के प्रेसिडेंट के पास ही रहती है। अब अगर अमेरिका में प्रेसिडेंट के ऑफिस में वैकेंसी क्रिएट हो जाती है किसी कारणवश, वैकेंसी उसी तरीके से होती है जिस तरीके से हमारे यहाँ सकती है। हमारे यहाँ पे भी इंसान मरता है तो वहां पे भी मर सकता है, हमारे यहाँ पे निकाला जा सकता है तो वहां पे भी निकाला जा सकता है, हमारे यहाँ रेजिग्नेशन देता है तो वहां पे भी रेजिग्नेशन वो दे सकता है, यहाँ पे इंपीचमेंट हो सकता है तो वहां पे भी उनका इंपीचमेंट हो सकता है। वैकेंसी सिमिलर तरीके से वहां पे भी क्रिएट हो सकती है जिस तरीके से हमारे यहाँ पे क्रिएट होती है। लेकिन हमारे यहाँ पे क्या फर्क है? हमारे यहाँ पे फर्क है जो मैंने आपको बताया कि वाइस प्रेसिडेंट है वो एक्टिंग प्रेसिडेंट का काम करता है। यहाँ पे एक्टिंग प्रेसिडेंट मतलब एक्ट करता है वो प्रेसिडेंट के लिए फॉर अ पीरियड ऑफ 6 मंथ्स, फॉर अ मैक्सिमम पीरियड ऑफ 6 मंथ्स। हमारे यहाँ का जो वाइस प्रेसिडेंट है उसको 6 महीने के अंदर अंदर बदलना है, मतलब वो 6 महीने ही गद्दी संभाल सकता है। यानी अगर हमारा प्रेसिडेंट किसी कारणवश से अपनी सर्विसेज डिलीवर नहीं कर पा रहा, या उन्होंने रिजाइन कर दिया है, या उनकी डेथ हो गई है, या उनको निकाल दिया गया है, तो जो हमारा वाइस प्रेसिडेंट होगा, यानी कि जो हमारा करंट वाइस प्रेसिडेंट है, जब भी जो भी सत्ता चल रही होगी या जो भी टेन्योर चल रहा होगा जिसका भी, वो वाइस प्रेसिडेंट आके प्रेसिडेंट की गद्दी पे बैठेगा, बट मैक्सिमम फॉर अ पीरियड ऑफ 6 मंथ्स। कितने महीने के लिए बैठ सकता है ये? 6 महीने के लिए ही बैठ सकता है। 6 महीने के अंदर अंदर हमारे को वापस से इलेक्शन कराने पड़ेंगे, प्रेसिडेंट का इलेक्शन करके प्रेसिडेंट चुनना पड़ेगा और उनको गद्दी पे बैठाना पड़ेगा। तो हमारे यहाँ पे देयर इज अ टाइम बैरियर ऑफ 6 मंथ्स, 6 महीने के लिए ही वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट बन सकता है हमारे यहाँ पे। बट इफ यू टॉक अबाउट यूएसए, अगर हम यूएसए की बात करते हैं तो यूएसए में ऐसा रेस्ट्रिक्शन नहीं है, रादर ऑन द कॉन्ट्री क्या है, अगर कोई भी प्रेसिडेंट की सीट खाली होती है, वैकेंसी खाली होती है ऑन एनी ग्राउंड्स, जो भी ग्राउंड्स मेंशन्ड है उसके ग्राउंड पे, तो जो कमिंग वाइस प्रेसिडेंट है ही विल ऑक्यूपाई द ऑफिस फॉर द रेस्ट ऑफ द टेन्योर। जितना भी बचा हुआ समय होगा, तो अगर 4 साल का पीरियड होता है वहां के प्रेसिडेंट का, समझो 1 साल बाद उनकी मौत हो गई, वो गुजर गए, तो बचे हुए 3 साल के लिए जो वहां का वाइस प्रेसिडेंट होगा ही विल एक्ट एज द प्रेसिडेंट, और एक्चुअली ही विल बी द प्रेसिडेंट। वहां एक्ट नहीं करेगा, वो प्रेसिडेंट ही बन जाएगा। वो बचे हुए टेन्योर के लिए 3 साल का जो टेन्योर है वो खुद ही वाइस प्रेसिडेंट क्या बन जाएगा? प्रेसिडेंट बन जाएगा। और इसी कारण भी अगर आपने थोड़ा बहुत यूएसए के इलेक्शन को कभी फॉलो करा हो तो वहां पे प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट दोनों के नाम साथ डिक्लेयर होते हैं और साथ ही इलेक्शन प्रोसेस होता है। लोगों को पहले ही बताया जाता है कि ही विल बी द प्रेसिडेंट एंड इन केस ही इज नॉट एबल टू डिलीवर हिज ड्यूटीज फॉर एनी रीजन, वैकेंसी क्रिएट होती है, तो वाइस प्रेसिडेंट ये हैं, ये इनकी गद्दी संभालेंगे फॉर द रिमेनिंग टेन्योर। तो यूएसए में ये थोड़ा सा सिस्टम अलग है। क्लियर है बात? तो ये था वाइस प्रेसिडेंट की हल्की फुल्की कहानी है। सपोज आपको ब्रीफिंग तो मिली गई हो, ऑलमोस्ट पूरा चैप्टर यहीं कवर हो गया, वाइस प्रेसिडेंट की जितनी भी कहानी थी वो हमने कर ली। अब थोड़ा सा उसको थियोरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देख लेते हैं क्या क्या लिखा हुआ है। सो द वाइस प्रेसिडेंट ऑक्यूपाइज द सेकंड हाईएस्ट ऑफिस इन आवर कंट्री आफ्टर द प्रेसिडेंट, जैसे मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। इन अकॉर्डिंग ही इज अकॉर्डेड अ रैंक नेक्स्ट टू द प्रेसिडेंट इन दी वारंट ऑफ प्रेसिडेंस। तो इन ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस की अगर बात करेंगे, प्रायोरिटी की बात करेंगे, हिरार्की की लाइन की बात करेंगे, तो प्रेसिडेंट के बाद वो कौन आ जाते हैं? हमारे वाइस प्रेसिडेंट आ जाते हैं, सेकंड एग्जीक्यूटिव, सेकंड हाईएस्ट ऑफिस। वी हैव टेकन दिस कंसेप्ट फ्रॉम दी अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट। कहां से लिया है हमने इस कंसेप्ट को? तो हमने इस कंसेप्ट को लिया है अमेरिका से, ये कंसेप्ट उठाया है, जहां पे वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट हुआ करती थी या क्रिएट की गई थी उनके कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा।
तो वो कंसेप्ट हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशनल फोरफादर्स थे उनको बहुत भाया, उनके मन को बहुत भाया, बोले यार ये बढ़िया पोस्ट है, एक हमारे को भी ऐसी पोस्ट क्रिएट करनी पड़ेगी। तो हमने एक ऐसी पोस्ट क्रिएट कर दी, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ आवर कंट्री। क्लियर है बात? कॉन्स्टिट्यूशन की अगर बात करेंगे तो कॉन्स्टिट्यूशन में आपको वाइस प्रेसिडेंट के बारे में कहानी कहां दी गई है? तो कहानी दी गई है आर्टिकल नंबर 63 से 73। जब हम प्रेसिडेंट पढ़ रहे थे तो हमें पता था कि 52 से 62 हमारा प्रेसिडेंट है, हमारा राष्ट्रपति के बारे में बात है। जब हम 63 से 73 पढ़ते हैं, 63 टू 73 पढ़ते हैं, तो इट टॉक्स अबाउट द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ आवर कंट्री। इनके बारे में जितनी भी चीजें हैं, ओथ क्या है, अफर्मेशन क्या है, एलिजिबिलिटी क्या है, किस तरीके से इनका चुनाव होगा, किस तरीके से इनका इंपीचमेंट होगा, तो ये सारी कहानी कहां पे है? 63 टू 73, आर्टिकल नंबर 63 टू 73। आर्टिकल 63 जो पहला आर्टिकल है वाइस प्रेसिडेंट के बारे में, पहली चीज जो बोलता है तो वो लिख देता है कि देयर शैल बी अ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ आवर कंट्री और देयर शैल बी अ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। देयर शैल बी अ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया मतलब भारत का एक उपराष्ट्रपति होना चाहिए, वाइस प्रेसिडेंट होना चाहिए। ये आर्टिकल 63 आपके ऊपर एक ऑब्लिगेशन डाल देता है। इट इज मेंशन इन पार्ट 5 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कहां पे दिया गया है? पार्ट 5 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जितनी भी यूनियन एग्जीक्यूटिव की बातें हैं वो आपको पार्ट 5 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में दी गई है। द वाइस प्रेसिडेंट लाइक द प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड नॉट डायरेक्टली बाय द पीपल बट बाय द मेथड ऑफ इनडायरेक्ट इलेक्शन। अब क्योंकि ये भी एक मैंने आपको बताया कोई ज्यादा पावरफुल पोजीशन नहीं है या पावरफुल ऑफिस नहीं है, यहाँ का काम भी मोस्टली क्या है? सेरेमोनियल काम है कि एक तो आपको प्रिसाइड करना है राज्यसभा को, और फिर 6 महीने के लिए हो सकता है आपको सौभाग्य मिल जाए कि आप राष्ट्रपति की गद्दी पे बैठ सकते हैं। तो ऑटोमेटिकली जनता का जो डायरेक्ट इलेक्शन का जो पार्ट है वो इसमें इतना ज्यादा रिक्वायर्ड नहीं है। जिस पोस्ट पे ज्यादा पावर होती है या कोई पावर टू एक्शन होता है कि हमारे पास ये एक्शन लेने की हमारे पास पावर है, तो वहां पे डायरेक्ट इलेक्शन का चुनाव या डायरेक्ट इलेक्शन से चुनाव ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। ये सेरेमोनियल पोस्ट है या कोई काम करने के लिए, स्पेसिफिक काम करने के लिए बनाई गई पोस्ट है विथ लेस ऑफ पावर्स, तो वहां पे इनडायरेक्ट इलेक्शन को ही हम फॉलो करते हैं। ठीक है, तो सिमिलरली जैसे प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है बाय अ मेथड ऑफ प्रोपोर्शनेट रिप्रेजेंटेशन बाय सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, उसी तरीके से इन भाई साहब का उपराष्ट्रपति का भी चुनाव का सिस्टम यही है, इनडायरेक्ट इलेक्शन, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। सेम टू सेम छोटे भाई हैं ये प्रेसिडेंट के, तो सिस्टम भी इनका यही है। बट इनके जो इलेक्टेड है, ही इज इलेक्टेड बाय द मेंबर्स ऑफ इलेक्टोरल कॉलेज। तो जैसे प्रेसिडेंट का एक इलेक्टोरल कॉलेज बनता था, उसी तरीके से वाइस प्रेसिडेंट का भी एक इलेक्टोरल कॉलेज बनता है। लेकिन इन दोनों का इलेक्टोरल कॉलेज सेम नहीं है, इन दोनों का इलेक्टोरल कॉलेज सेम नहीं है। प्रेसिडेंट का जो, अगर आपको याद हो, इलेक्टोरल कॉलेज होता था तो उसमें लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज, जिस जिस स्टेट और यूनियन टेरिटरी में विधानसभाएं हैं उनके मेंबर, इलेक्टेड मेंबर वोट करते थे। साथ ही साथ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी वोट करते थे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी वोट करते थे। इलेक्टेड मेंबर, कौन से मेंबर? इलेक्टेड बोल रहा हूं, यहां पे नॉमिनेटेड नहीं आते। ये बात कर रहे हैं अपन प्रेसिडेंट भैया की। लेकिन जब वाइस प्रेसिडेंट की बात करेंगे, तो होगा तो ये भी इनडायरेक्ट इलेक्शन और होगा ये भी प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, एक इलेक्टोरल कॉलेज बना के। लेकिन जो इनका इलेक्टोरल कॉलेज होगा ना, उसमें सिर्फ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आएंगे और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट दोनों आएंगे, इलेक्टेड और नॉमिनेटेड। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आएंगे यानी लोकसभा और राज्यसभा दोनों की जनता आएगी, दोनों की पूरी स्ट्रेंथ आएगी, बट इलेक्टेड और नॉमिनेटेड दोनों आएगी। वहीं पे प्रेसिडेंट में क्या था? सिर्फ इलेक्टेड लोग ही आ रहे थे, नॉमिनेटेड लोगों का कोई से नहीं था इन इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। इंपीचमेंट में नॉमिनेटेड आ जाते हैं, ठीक है। यहां पे क्या है? यहां पे सिर्फ आपके यहां पे क्या हो जाएगा? आपके वाइस प्रेसिडेंट में चुनाव में इलेक्टेड और नॉमिनेटेड दोनों आ जाएंगे, बट ऑफ मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट ओनली। लेजिस्लेटिव असेंबली जो ये है, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, इनका कोई रोल नहीं है, इनका कोई रोल नहीं है इन द इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। तो इलेक्टोरल कॉलेज, अगर डिफरेंस क्या है इन दोनों के इलेक्टोरल कॉलेज में, तो आपको इस पॉइंट से समझ में आ जाएगा कि एक तो लेजिस्लेटिव असेंबली के लोग नहीं आएंगे, दूसरा नॉमिनेटेड लोग ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी आएंगे। जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में लोकसभा और राज्यसभा में नॉमिनेटेड लोग हैं, लोकसभा में तो आजकल कोई नॉमिनेटेड है नहीं, जो एंग्लो इंडियन था वो हट गए। अब जो आपके राज्यसभा के नॉमिनेटेड है वो लोग भी पार्ट लेंगे इन द इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। क्लियर है बात? तो नॉमिनेटेड लोग भी पार्ट लेंगे और इलेक्टेड लोग भी पार्ट लेंगे। स्टेट से, लेजिस्लेटिव असेंबली से कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं लेना या वहां के इलेक्शन का पार्ट नहीं, उनको इलेक्शन का पार्ट नहीं बनाने का कारण क्या है? क्योंकि वाइस प्रेसिडेंट की अगर ड्यूटीज देखें या वाइस प्रेसिडेंट का स्कोप देखें, स्कोप ऑफ वर्क देखें, तो उसमें स्टेट से उनका कोई खास लेना देना नहीं है।
वो हद से हद 6 महीने के लिए प्रेसिडेंट बनेंगे, इससे ज्यादा तो प्रेसिडेंट बनेंगे नहीं। और वो भी सौभाग्य ऐसा प्राप्त होता है कि भैया उनकी मृत्यु हो जाती है, सौभाग्य नहीं है बट अनफॉर्चुनेटली किसी की मृत्यु हो जाती है, तो इसके लिए तो सौभाग्य है कि वो 6 महीने के लिए राष्ट्रपति बन गया, या फिर किसी वजह से वो डिलीवर नहीं कर पाया या उनको निकाल दिया, इम्पीचमेंट हो गया। बट ये क्या है, बहुत ही इरेग्युलर चीज है, ऐसा नहीं है कि हर टेन्योर में ऐसी चीज होगी। तो आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम 6 महीने के लिए प्रेसिडेंट बनना है, तो उसके लिए स्टेट का से लेने की जरूरत नहीं है। और दूसरा, क्योंकि राज्यसभा के चेयरमैन है तो ऑटोमेटिकली वहां पे स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव भी बैठते हैं। राज्यसभा में कौन बैठता है? काउंसिल ऑफ स्टेट में कौन बैठता है? तो वहां पे स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव भी बैठते हैं। तो उस तरीके से स्टेट का से भी आ जाता है और डायरेक्टली स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली को इन्वॉल्व करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो ये एक कारण है जिसकी वजह से वाइस प्रेसिडेंट का जो इलेक्टोरल कॉलेज है वो थोड़ा सा छोटा है और अलग सा है फ्रॉम द इलेक्टोरल कॉलेज ऑफ द प्रेसिडेंट। He is elected by the members of an electoral college consisting of the members of both the houses of parliament। दोनों ही हाउस के पार्लियामेंट के जो है लोकसभा और राज्यसभा, अपर हाउस लोअर हाउस, दोनों लोगों के मेंबर करेंगे और दोनों के दोनों मेंबर करेंगे, इलेक्टेड भी करेंगे और नॉमिनेटेड भी करेंगे। यह आपको बता रखा है कि इलेक्टोरल कॉलेज जो है डिफरेंट होता है दो कारणों से, ये मैं आपको समझा ही चुका हूं। एक तो आपका स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, यहां पे आपको दिख नहीं रहा होगा, थोड़ी ब्राइटनेस ज्यादा है, आई मेक श्योर नेक्स्ट टाइम से थोड़े से कलर डिफरेंट करें। अभी के लिए मैं आपको कहानी समझा ही चुका हूं, वही चीज इसमें शब्दों में लिखी गई है कि इलेक्टोरल कॉलेज है। एक बार वापस मैं आपको ऐसे ही बता देता हूं, इलेक्टोरल कॉलेज जो है उसमें नॉमिनेटेड लोग भी आएंगे और इलेक्टेड लोग भी आएंगे, और दूसरा सिर्फ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट के आएंगे, यानी कि लोकसभा और राज्यसभा के आएंगे। जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है उनका कोई भी लेन देन यहां पे नहीं होगा, यही उस कहानी में दे रखा था। अब आते हैं क्वालिफिकेशन क्या है भैया, क्या क्या जरूरतें हैं वाइस प्रेसिडेंट, कल को आपको वाइस प्रेसिडेंट बनना हो तो क्या क्या जरूरतें करनी पड़ेगी आपको, या क्या क्या निभाना पड़ेगा, क्या क्या जो चीजें हैं जो टिक लगाना पड़ेगा कि ये काम अपने होंगे तभी अपन वाइस प्रेसिडेंट बन पाएंगे, जरूरतें जो है। तो ई शुड बी द सिटीजन ऑफ इंडिया, बड़ी ऑब्वियस सी बात है, क्या होना चाहिए, सिमिलर सी है ये सबकी करीब करीब। तो ई शुड बी द सिटीजन ऑफ इंडिया, भारत देश का नागरिक होना चाहिए, 35 साल की उम्र होनी चाहिए, क्वालिफाइड फॉर इलेक्शन एज अ मेंबर ऑफ द राज्यसभा। इनकी जो क्वालिफिकेशन है, एक इसमें कैटेगरी डाल दी गई कि आप राज्यसभा का मेंबर बनने के लिए योग्य होने चाहिए। यू शुड बी एलिजिबल इनफ टू बी ए मेंबर ऑफ राज्यसभा, क्वालिफाइड इनफ टू बी ए मेंबर ऑफ राज्यसभा, योग्य होने चाहिए, मेंबर होने नहीं चाहिए। कंडीशन ढंग से पढ़ना कि आप राज्यसभा के मेंबर होने लायक होने चाहिए, योग्य होने चाहिए, ना कि मेंबर होने चाहिए। क्योंकि अगर मेंबर हो गए भी ना तो वाइल सिटिंग एट द सीट ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट आपको ये वाली सीट छोड़नी पड़ेगी। तो आपको क्या होना पड़ेगा, राज्यसभा का मेंबर नहीं होना जरूरी है, आपको राज्यसभा का मेंबर होने योग्य होना जरूरी है कि उसका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है फॉर राज्यसभा वो सब आपका टिक हो जाए, वो सारी चीजें आपकी बिल्कुल फॉलो की हो चुकी होनी चाहिए। क्लियर है? ही शुड नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, किसी भी प्रकार का ऑफिस ऑफ प्रॉफिट ये होल्ड नहीं करना चाहिए अपार्ट फ्रॉम आपका यूनियन मिनिस्टर हो आप, या स्टेट मिनिस्टर हो, या गवर्नर हो, या फिर आप एग्जिस्टिंग प्रेसिडेंट या वाइस प्रेसिडेंट हो, तो वो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में नहीं आएगा, जैसा अपन ने प्रेसिडेंट में पढ़ा था। अपार्ट फ्रॉम दैट कहीं से भी अगर आपको सैलरी, वेतन, कोई सा भी पैसा आपको प्राप्त हो रहा है, कमीशन काइंड, एनी टाइप ऑफ रेम्यूनरेशन, या किसी भी तरीके से आपको कोई और प्रॉफिट आ रहा है, तो उस टाइप का कोई भी काम आप नहीं कर सकते वाइल सिटिंग एट द ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, और वाइल और इवेंचुअली और एक्चुअली वाइल फाइटिंग फॉर द इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। आप इलेक्शन ही नहीं लड़ सकते, सीट पे बैठना तो दूर की बात, आप इलेक्शन ही नहीं लड़ सकते जब तक आप किसी और ऑफिस ऑफ प्रॉफिट को होल्ड कर रहे हो, आपको उसको त्यागना पड़ेगा। But a sitting president or vice president of the union, the governor of any state, the minister of the union or state is not deemed to hold any office of profit। ये मैंने आपको बता ही दिया कि अगर कोई गवर्नर हो, कोई आपका एग्जिस्टिंग प्रेसिडेंट हो, वापस से वो वाइस प्रेसिडेंट के लिए लड़ना चाह रहा हो, या एग्जिस्टिंग वाइस प्रेसिडेंट हो जो वापस से वाइस प्रेसिडेंट के लिए लड़ना चाह रहा हो, क्योंकि कोई नंबर ऑफ टेन्योर्स इन्होंने फिक्स नहीं कर रखे हैं, नंबर ऑफ टर्म्स फिक्स नहीं कर रखे हैं, तो अगर वो वापस से चुनाव लड़ना चाहता है तो भी, या फिर वो कोई सा भी मिनिस्टर हो इन दी स्टेट और यूनियन कैबिनेट, तो भी उस पोस्ट को ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं माना जाएगा, बाकी सबको ऑफिस ऑफ प्रॉफिट माना जाएगा और उनको उसका त्याग करना पड़ेगा। क्लियर है? तो ये ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का आगे आप एक स्टार लगा लेना कि ये चीजें ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में नहीं आती हैं, ये सेम टू सेम प्रेसिडेंट में भी नहीं आती हैं और ये सेम टू सेम वाइस प्रेसिडेंट में भी नहीं आती हैं। फर्दर जो इनका नॉमिनेशन है वो 20 तो प्रपोजर चाहिए और 20 सेकेंडर चाहिए। तो 20 लोग तो इनका नाम प्रपोज करने चाहिए और 20 लोग इनको सपोर्ट करने चाहिए, सेकंड करने चाहिए कि हाँ भाई साहब ये उपराष्ट्रपति के लिए सही आदमी है,
तभी इनका नामांकन होगा, या चुनाव में ये लड़ने लायक बनेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपको 20 प्रपोजर चाहिए और फिर 20 सेकेंडर चाहिए, फिर आप इलेक्शन की पद्धति में आ सकते हो। जिस तरीके से प्रेसिडेंट में 50-50 लोगों की जरूरत होती थी, 100 लोगों की जरूरत होती थी, यहां पे 40 लोगों की जरूरत है। लेकिन 40 लोग अब कहां से होने चाहिए? सिर्फ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होने चाहिए, एमपी होने चाहिए। वहां पे क्या था, प्रेसिडेंट के पास क्या पावर थी कि यहाँ क्या एक रिलैक्सेशन था कि वहां पे स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के लोग भी इन्वॉल्व हो सकते थे, यहाँ पे नहीं है। तो इनमें से ही क्या होगा, आपके पास 20 प्रपोजर होने चाहिए और 20 सेकेंडर होने चाहिए। और 15,000 रुपए का इनको एक पैसा, जो 15,000 रुपए की मोटी रकम है, बहुत ही ज्यादा मोटी रकम है, ये इनको आरबीआई में जमा करानी पड़ेगी अगर ये इलेक्शन लड़ना चाहते हैं तो। ओथ एंड अफर्मेशन, क्या शपथ लेते हैं? आर्टिकल 69 नंबर जो है ये इनकी ओथ एंड अफर्मेशन के बारे में बताता है कि वाइस प्रेसिडेंट की क्या ओथ और अफर्मेशन है। तो ये जो अफर्मेशन या ओथ लेते हैं वो एलिजियंस की लेते हैं, एलिजियंस की लेते हैं। ठीक है, जैसे प्रेसिडेंट को जब हमने पढ़ा था तो प्रेसिडेंट क्या करता था, प्रेसिडेंट बोलता था कि भैया मैं इस संविधान की प्रोटेक्शन करूंगा, प्रिजर्व करूंगा, डिफेंड करूंगा। वो ये इंश्योर करता है कि जो एग्जीक्यूटिव सिस्टम है इज गोइंग बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, द कॉन्स्टिट्यूशन इज फॉलोड। ठीक है, वो उस चीज की गारंटी करता है। यहीं पे उपराष्ट्रपति क्या है, क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशन को मानने की बात कर रहा है, एलिजियंस मतलब मैं उसको फॉलो करूंगा, जो कॉन्स्टिट्यूशन में दिया हुआ है उसके अनुसार ही काम करूंगा। तो आई विल बी अबाइडिंग बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, अबाइड करने की बात कर रहा है, एलिजियंस की बात कर रहा है। ये प्रेसिडेंट की ओथ ही एक इकलौती ओथ होती है जो बोलती है कि मैं इसको प्रोटेक्ट करूंगा, प्रिजर्व करूंगा और डिफेंड करूंगा। यहां पे क्या है, एलिजियंस, कि अब हम इसको निष्ठा से फॉलो करेंगे, अबाइड करेंगे, फॉलो करेंगे, एलिजियंस की बात कर रहा है। So by entering upon his office, the vice president has to make and subscribe to an oath or affirmation. In his oath, the vice president swears, ये कसम लेते हैं, ये शपथ लेते हैं। क्या लेते हैं भैया? कि to bear true faith and allegiance to the constitution of our country, पूरी निष्ठा और पूरी भरोसे के साथ मैं क्या करूंगा, फेथ के साथ मैं इस कॉन्स्टिट्यूशन का पालन करूंगा, अबाइड करूंगा, इसमें जो जो दिया गया है वो ही चीजें मैं करूंगा, इसके अलावा मैं कुछ भी नहीं करूंगा। टू फेथफुली डिस्चार्ज द ड्यूटीज ऑफ हिज ड्यूटी, डिस्चार्ज हिज ड्यूटीज, तो अपनी जितनी भी ड्यूटीज है उनको बिल्कुल फेथफुली मैं डिस्चार्ज करूंगा, यानी फेथफुली निभाऊंगा, इसमें कोई भी गलत चीजें मैं नहीं करूंगा, ऐसी ये कसम खाते हैं। द ओथ ऑफ ऑफिस टू द वाइस प्रेसिडेंट इज एडमिनिस्टर्ड बाय द प्रेसिडेंट और सम पर्सन अपॉइंटेड इन दैट रिगार्ड। तो जो इनकी शपथ है इनको कौन दिलाता है? इनका बड़ा भैया कौन है? प्रेसिडेंट है। तो इनको शपथ कौन दिलाएगा? प्रेसिडेंट ही दिलाएगा कि वाइस प्रेसिडेंट आ जा, दूसरा आदमी, फर्स्ट के बाद सेकंड आदमी। तो ये प्रेसिडेंट इनको ओथ दिलाते हैं, एडमिनिस्टर करते हैं, या फिर प्रेसिडेंट अगर समय नहीं है या किसी काम में अटके हुए हैं तो वो दूसरे आदमी को लगा सकते हैं कि भाई साहब आप इनको ओथ दिला देना, मेरे छोटे भाई को सेकंड ऑफिस, सेकंड हाईएस्ट ऑफिस में बैठा देना। क्लियर है? कंडीशंस ऑफिस, ही शुड नॉट बी अ मेंबर ऑफ ईदर हाउस। ये मैंने आपको बताया कि राज्यसभा या लोकसभा का मेंबर नहीं होना चाहिए, योग्य होना चाहिए राज्यसभा का मेंबर बनने के लिए, एलिजिबल होना चाहिए राज्यसभा का मेंबर बनने के लिए, होना नहीं चाहिए राज्यसभा का। अगर होगा भी तो उसको पहले वो पोस्ट छोड़नी पड़ेगी, फिर ही वो वाइस प्रेसिडेंट का चुनाव लड़ सकता है। क्लियर है? और हाउस ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर, इफ एनी सच पर्सन इज इलेक्टेड वाइस प्रेसिडेंट, अगर किसी ऐसे आदमी को आपने चुन लिया है वाइस प्रेसिडेंट, मतलब अगर जब ऑफिस होल्ड कर रहा है तो वो राज्यसभा का मेंबर नहीं होना चाहिए। अगर आपने चुन लिया है तो जिस दिन उन्होंने ये सीट गद्दी संभाली वाइस प्रेसिडेंट की, तो ऑटोमेटिकली ये मान लिया जाएगा कि उनकी राज्यसभा की गद्दी या लोकसभा की गद्दी उनकी गई, अब वो सिर्फ वाइस प्रेसिडेंट है। ही विल बी प्रिसाइडिंग दी सेशंस ऑफ राज्यसभा। अगर वो मेंबर होंगे तो प्रिसाइड कैसे करेंगे? उस ऊपर वाली कुर्सी पे उनको कैसे बैठाया जाएगा? ऊपर वाली कुर्सी पे जब भी बैठाया जाएगा जब उन लोगों में से वो नहीं हो या उन लोगों का पार्ट नहीं हो, इनको जब भी तो प्रिसाइड कर पाएंगे। वो राज्यसभा के चेयरमैन है ना ये। ही शुड नॉट होल्ड एनी अदर ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, ये तो वापस वही बातें आ गई, कोई और ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं होना चाहिए। टर्म की बात करेंगे, आर्टिकल 67 इनके टर्म के बारे में बताता है। तो 5 साल का इनका टर्म होता है फ्रॉम द डेट ऑन विच ही एंटर्स अपॉन दी ऑफिस। तो जनरली 5 साल का टर्म होता है इनका, 5 साल में नया वाइस प्रेसिडेंट चाहिए होता है, नहीं तो फिर एक्सटेंडेड टर्म तो वो है ही कि नया जो इलेक्शन है वो नहीं आ पाया तो आप जब तक थोड़ा सा पीरियड एक्सटेंड कर सकते हैं, अदरवाइज 5 साल का ही टर्म लेता है। However, he can resign from his office at any time by addressing the resignation to the president. अब जब इनको नौकरी पे लाया कौन है, इनको गद्दी किसने बैठाया है, ओथ अफर्मेशन किसने दिलाई है, राष्ट्रपति ने दिलाई है। तो अगर इनको जाना भी होगा तो किसको इन्फॉर्म करना पड़ेगा या किसको बताना पड़ेगा? तो ये काम भी किसको देना पड़ेगा? इनको प्रेसिडेंट को बताना पड़ेगा कि सर मैं जा रहा हूँ, मुझे वाइस प्रेसिडेंट का काम समझ में नहीं आ रहा है, मैं ये नौकरी छोड़ रहा हूँ। तो वाइस प्रेसिडेंट ही प्रेसिडेंट
वाइस प्रेसिडेंट रेजिग्नेशन देगा तो किसको देगा? प्रेसिडेंट को देगा। ही कैन ऑल्सो बी रिमूव फ्रॉम द ऑफिस बिफोर द कंप्लीशन ऑफ हिज टर्म। वापस इनको भी हटाया जा सकता है ऑन ग्राउंड्स, सर्टेन ग्राउंड्स जो कि मेंशन नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में। जैसे प्रेसिडेंट में बताया गया है कि वायोलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अगर करते हैं प्रेसिडेंट तो उनका इंपीचमेंट या उनको हटाया जा सकता है, रिमूवल ऑफ प्रेसिडेंट किया जा सकता है। यहाँ पे वो भी नहीं किया गया, यहाँ पे सिर्फ बोला गया है कि इनको हटाया जा सकता है बाय फॉलोइंग दिस प्रोसेस। किस वजह से ये नहीं पता, बस आपको ये प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा। अगर किसी भी कारण से आप ये प्रोसेस फॉलो करना चालू करते हो और सक्सेसफुल हो जाता है तो उस प्रोसेस के थ्रू ये फिर प्रेसिडेंट से वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट से हट जाएंगे, सीट से इनको लात पड़ जाएगी। He can be removed by a resolution passed by a majority of all the members of the राज्य सभा and agreed to it by लोक सभा। अब इनको हटाने का जो प्रोसेस की अगर हम बात करेंगे, छोटा सा ही चैप्टर, तो सारे पहलू आज वाइस प्रेसिडेंट के यही कंप्लीट कर लेंगे। इसको आगे ऑन लिंगर ऑन नहीं करेंगे कि दूसरे लेक्चर में अपन लेके जाएं। और क्योंकि प्रेसिडेंट हमारे को अच्छे से समझ में आता है तो वाइस प्रेसिडेंट समझना तो वैसे ही चुटकियों का खेल है। सो क्या है, इनके रेजोल्यूशन के लिए आपको राज्यसभा में सबसे पहले तो रेजोल्यूशन उठाना पड़ेगा। मतलब इनके रिमूवल के लिए, इनको हटाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? राज्यसभा में मुद्दा उठाना पड़ेगा। रेजोल्यूशन कहां पास होगा? राज्यसभा में होगा, लोकसभा में नहीं हो सकता। ये आपको ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि ही इज दी प्रिसाइडर, ही प्रिसाइड्स द ऑफिस ऑफ राज्यसभा। तो आपको यह भी ध्यान देना है कि भैया इनको हटाने वाले भी सबसे पहले कौन होने चाहिए? राज्यसभा के लोग ही होने चाहिए। रेजोल्यूशन सबसे पहले राज्यसभा में होगा। राज्यसभा में यह होना चाहिए इफेक्टिव मेजोरिटी से पास। राज्यसभा में क्या होना चाहिए? इफेक्टिव मेजोरिटी से पास होना चाहिए। और फिर ये लोकसभा में जाएगा, फिर लोकसभा में ये सिंपल मेजोरिटी से पास करना है। राज्यसभा में इफेक्टिव मेजोरिटी और लोकसभा में सिंपल मेजोरिटी से पास करना है, क्योंकि मेन राज्यसभा में इनकी नेतागिरी है। मेन काम रहता है वो कहां पे रहता है? इनका राज्यसभा में रहता है। तो राज्यसभा में इफेक्टिव मेजोरिटी चाहिए, लोकसभा में सिंपल मेजोरिटी चाहिए। क्या होती है, कौन सी मेजोरिटी, क्या क्या मेजोरिटी है, ये अगर आपको जानना है तो ये वाला वीडियो देख लीजिए, ऑलरेडी बना हुआ है, उसमें आपको सारी मेजोरिटी समझ में आ जाएगी। फिर भी इफेक्टिव मेजोरिटी अगर मैं बोलूं तो टोटल सीट्स माइनस वेकेंट सीट्स, जिस भी हाउस की बात कर रहे हैं, ऑब्वियसली यहां पे अपन राज्यसभा की बात कर रहे हैं, तो राज्यसभा में कितनी सीट्स हैं? 245 सीट्स हैं। इसमें से अगर कोई सीट्स खाली हैं, वेकेंट है, भरी नहीं है, खाली का मतलब क्या? भरी नहीं है, इन पे अभी लोग आना बाकी हैं, तो वेकेंट सीट्स हैं वो हट जाएंगी, यहां से वो हट जाएंगी। तो 245 में अगर सपोज करो 5 सीट्स अभी वेकेंट है, उन पे अभी भी लोग नहीं है या आना बाकी हैं, तो वो 5 हट जाएंगी। तो इफेक्टिव स्ट्रेंथ आ जाएगी हमारी 240। क्या आ जाएगी? 240 हमारी इफेक्टिव स्ट्रेंथ आ जाएगी। और इसका मोर देन 50%, यानी कि 120 तो हो गया 50% प्लस 1, जैसे ही 121 लोग हो गए तो हम मानेंगे इफेक्टिव मेजोरिटी हैज बीन अचीव्ड। तो इफेक्टिव मेजोरिटी क्या होता है? टोटल स्ट्रेंथ या टोटल सीट्स माइनस वेकेंट सीट्स जो भी हैं वो हट जाएंगी। ये तो होती है इफेक्टिव मेजोरिटी। सिंपल मेजोरिटी में एक छोटा सा और डिफरेंस है कि टोटल सीट्स माइनस वेकेंट सीट्स तो होगी, इसमें से जो एब्सेंट है वो भी हट जाएंगे और जो वोट नहीं दे रहे हैं वो भी हट जाएंगे, एब्सटेनिंग फ्रॉम वोटिंग, तो वो भी हट जाएंगे। ठीक है, तो इफेक्टिव स्ट्रेंथ के बाद इसमें से 2 चीजें और माइनस कर दो आप। कोई लोग एब्सेंट है, आए नहीं है, मौजूद नहीं है, और कुछ लोगों ने वोट देने से मना कर दिया, एब्सटेन कर दिया, तो वो लोग भी इसमें से हट जाएंगे। या फिर इसको सिंपलर टर्म्स में अगर मैं बोलूंगा तो टोटल सीट्स, यहां आप टोटल सीट्स भी हटाओ इसको, प्रेजेंट एंड वोटिंग, कौन से लोग आएंगे इसमें? प्रेजेंट एंड वोटिंग, जो लोग वोट दे रहे हैं, जो लोग आए हैं, सभा में आए हैं, जो भी आपकी लोकसभा की सभा है उसमें आए हैं, और कितने लोग इसमें वोट कर रहे हैं, तो प्रेजेंट एंड वोटिंग। तो अब सपोज करो 550 अपन सीट मान लेते हैं, उसमें से अपने 50 लोग मान लिए कि अपन ने वेकेंट है, बचे 500 में से भी अपन मान लिए 20 लोग ने और नहीं दिए, वोट नहीं दिए या एब्सेंट थे, तो अब स्ट्रेंथ कितनी हो गई? 480 हो गई। कितनी हो गई? 480। लूज एग्जांपल, 480 हमारी स्ट्रेंथ हो गई प्रेजेंट एंड वोटिंग की। अब इसका 50% यानी कि 240, और 240 से एक आदमी ज्यादा यानी कि 241, जैसे ही 241 लोग कर देंगे तो उसको मान लिया जाएगा इट हैज बीन, द रेजोल्यूशन हैज बीन पास इन लोकसभा 2। अब यहाँ की स्ट्रेंथ सोच के मत करना कि ये तो ज्यादा डिफिकल्ट लग रहा है सिंपल मेजोरिटी, ये हम बात कर रहे हैं लोकसभा की, इसलिए यहाँ पे स्ट्रेंथ ज्यादा लग रही है। वो बात कर रहे हैं हम राज्यसभा की, तो वहां पे स्ट्रेंथ कम लग रही है, बीइंग इफेक्टिव मेजोरिटी ओनली। इफेक्टिव मेजोरिटी की वैसे ज्यादा होगी। क्लियर है? तो लोकसभा में तो इसको सिंपल मेजोरिटी से पास करना है, वो भी सेकंड स्टेप। सबसे पहले तो क्या होगा? राज्यसभा में ही मुद्दा उठेगा। ये रेजोल्यूशन कहां से निकलेगा?
राज्यसभा से ही निकलेगा और वहां से वो इफेक्टिव मेजोरिटी से पास होगा। तो एक स्टेशन क्रॉस हुआ, दूसरा स्टेशन लोकसभा वाला, लोकसभा में सिंपल मेजोरिटी से पास करना है, तब जाके ये माना जाएगा। ठीक है, तो रेजोल्यूशन शुड बी पास्ड बाय द राज्यसभा बाय इफेक्टिव मेजोरिटी एंड इन लोकसभा सिंपल मेजोरिटी। कैन बी इंट्रोड्यूस ओनली इन दी राज्यसभा, ये सारी बातें मैंने आपको बता दी। दिस रेजोल्यूशन हैज टू बी इंट्रोड्यूस इन राज्यसभा। कहां पे इसको लाओगे आप इस रेजोल्यूशन को? तो राज्यसभा में ही लाना पड़ेगा, नॉट इन लोकसभा। बट नो सच रेजोल्यूशन कैन बी मूव्ड अनलेस एटलीस्ट 14 डे एडवांस नोटिस हैज बीन गिवन। लेकिन इस प्रकार का जो रेजोल्यूशन है, इस प्रकार की जो आप हरकत कर रहे हो आप वाइस प्रेसिडेंट हटाने की, वो आप वाइस प्रेसिडेंट को बिना इन्फॉर्म करे नहीं कर सकते, क्योंकि एक तो कोई ग्राउंड्स मेंशन ही नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में कि किस ग्राउंड पे इनको हटाना है। अब आप ऐसे तो है नहीं रैंडम उठा के हटा ही दोगे बिना किसी वजह से। तो जो भी वजह है, क्योंकि इसमें डिक्लेयर्ड नहीं है क्या वजह होनी चाहिए, जो भी वजह है आपको 14 दिन पहले आपको वाइस प्रेसिडेंट को इतला करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा कि भैया हम आपको हटाने की बात कर रहे हैं और ये मुद्दा है, हमें ये समझ में नहीं आ रहा, ये आपने बहुत ही गंदा काम किया है, या हमें अच्छा नहीं लग रहा, या अगेंस्ट दी कॉन्स्टिट्यूशन है, XYZ कोई भी रीजन हो सकता है। ठीक है, बट ऑब्वियसली बात है ऐसा रीजन हो सकता है, इसका मतलब नहीं कि एक आदमी डिसाइड कर रहा है, डिसाइड तो पूरी सभा को करना है। पूरी सभा जब मानेगी कि यार ये रीजन गुड इनफ है टू रिमूव द वाइस प्रेसिडेंट, तो ही वो आगे बढ़ेगी। ठीक है, तो जो भी रीजन है आपको 14 दिन पहले वाइस प्रेसिडेंट उपराष्ट्रपति को बताना पड़ेगा, या उस वक्त को क्या होंगे, चेयरमैन, एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होंगे जनरली, तो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा को आपको बताना पड़ेगा। 14 दिन का उनके पास समय रहेगा कि वो अपना जस्टिफिकेशन दे सकते हैं या अपना व्यू पॉइंट दे सकते हैं, पॉइंट ऑफ व्यू की भैया किस वजह से ये हुआ, या मैंने ये गलती करी, या जो तुम गंदा मान रहे हो गंदा नहीं था, मेरा पीछे हिडन इंटेंशन ये था। अपना जस्टिफिकेशन देने को इनको टोटल समय मिलेगा 14 दिन के अंदर अंदर। तो आपको 14 दिन का पीरियड इनको देना है ताकि ये अपनी तैयारी कर सकें जो भी इनको करनी है। एकदम सरप्राइज करके ठप्पी नहीं कर सकते आप, जैसे अपन खेलते हैं तो एकदम से जाके अपने ठप्पी कर दी, ठप्पी चलो चाचा निकलो, अब आपका काम पूरा हो गया, निकलो अब हो गया काम। ठीक है, तो ये नहीं हो सकता इनके साथ, आपको 14 दिन का समय देना पड़ेगा। नोटेबली नो ग्राउंड हैज बीन मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर हिज रिमूवल। कहीं पे भी ये नहीं बताया गया कि किस वजह से, ये मैं आपको बता ही चुका हूं कि किस वजह से हटाना है। किसी भी कारण से आप इनको हटा सकते हो, बस वो सबके लिए वैलिड होना चाहिए, सारे लोगों को सोचना चाहिए कि भैया ये एक ऐसा ग्राउंड है जिसकी वजह से हमें लगता है कि वाइस प्रेसिडेंट को हटाना चाहिए। ठीक है ना, तो ऐसा नहीं है कि रात में टीवी देख रहे थे चक्कर में आप हटा दो इनको, या एक दिन नौकरी पे नहीं आया आपने बोला यार बेकार आदमी हटाओ इसको, ऐसा नहीं। एक ऐसा कोई जेन्युइन ग्राउंड हो जिसको सबके सब बोले कि यार ये तो घनिष्ठ अपराध है, या कोई ऐसी गंदगी हरकत करी है कि इनको हटाना बनता है, इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को ही इज्जत नहीं दी, इन्होंने जो शपथ खाई थी कि टू शो फुल एलिजियंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन, उनको ये निभा नहीं रहे हैं, ही इज एक्टिंग बाय हिज ओन रूल्स। तो ऐसा कुछ होता है, वैसे तो ऐसा कुछ है ही नहीं, इनके स्कोप में ही नहीं है। क्या करेंगे ये, क्या काम क्या है इनका जो ये कुछ बिगाड़ कर सकते हैं? तो ऐसा कुछ है ही नहीं स्कोप में, तो इनका हटाना भी एक तरीके से ना के बराबर ही प्रोसेस है। पर अब क्या पता मूड खराब हो जाए, कल को किसी को गोली गोली मार दे, तो इस चक्कर में हटा जा सकता है। बाकी अदरवाइज आई डोंट सी एनी रीजन कि वाइस प्रेसिडेंट को हटाने का कोई काम है। द वाइस प्रेसिडेंट कैन होल्ड ऑफिस बियॉन्ड द टर्म ऑफ 5 years अंटिल हिज सक्सेसर अज्यूम्स चार्ज। ये मैंने आपको बता ही दिया। अगर नया वाइस प्रेसिडेंट आने में थोड़ा सा विलंब लगा देता है, थोड़ी देरी लगा देता है किसी भी कारण से, तो ये जब तक थोड़ा सा एक्सटेंडेड पीरियड का मजा ले सकते हैं, अदरवाइज इनको 5 साल में टाटा बाय बाय बोलना है। He is also eligible for re-election to the office. He may be elected for any number of terms. He can come to the office again and again for any number of terms. कोई लिमिट नहीं लगा रखी कि भैया 2 बार बनना है, 3 बार बनना है, जितनी आपकी इच्छा उतनी बार आप उपराष्ट्रपति बनो, चुनाव लड़ो, जीतो तो भैया स्वागत है। अब वैकेंसी इन दी वाइस प्रेसिडेंट ऑफिस, अब कब कब वैकेंसी होती है, तो ये वही घिसी पिटी बात है, किस किस कारण से वैकेंसी हो सकती है वाइस प्रेसिडेंट के ऑफिस में। तो ऑन द एक्सपायरी ऑफ हिज टर्म, यू आर गुड इनफ टू गेस दिस कि भैया आप एक्सपायर हो गया तो टर्म ही खत्म हो गया तो आपको नया लाना पड़ेगा। रेजिग्नेशन इन्होंने दे दिया, रिमूवल हो गया, इनका हटा दिया, जो भी अपन ने प्रोसेस पढ़ा था कि राज्यसभा और लोकसभा से पास होना चाहिए, तो उस प्रोसेस को अगर अपन ने कैरी करा तो रिमूवल के थ्रू भी वैकेंसी क्रिएट हो सकती है। बाइस डेथ थोड़ा सा तेज तेज पढ़ा रहा हूँ आज, क्योंकि बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं नहीं इसमें और सिंपल सी चीज़ें, तो यू कैन अंडरस्टैंड वेरी वेल। और इतने लेवल की अपन ने इस लेंथ तक अपन ने पॉलिटी ऑलरेडी कर चुके हैं अपन कि भैया ये चीज़ें तो अपने को समझ में आ रही हो। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको आ ही रही हो, कहीं अटक नहीं रहे हो। फिर भी अटक रहे हो, कहीं कोई बुद्धि में कोई दिक्कत हो रही हो, कोई क्वेश्चन मार्क आ रहा हो, क्लाउड बन रहा हो, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बोल देना, आई विल ट्राई टू रिजोल्व। अदरवाइज फॉर एग्जाम्पल व्हेन ही बिकम्स डिसक्वालिफाइड टू होल्ड ऑफिस और व्हेन हिज इलेक्शन इज डिक्लेयर्ड वॉइड, या फिर कब हट सकता है ये जो हमारे उपराष्ट्रपति हैं, तो इनका जो इलेक्शन का प्रोसेस था वो ही वॉइड घोषित हो जाए, डिसक्वालीफाई कर दिया जाए इनको, तो फिर इनको हटाया जा सकता है। अदरवाइज ही इज देयर फॉर 5 years एट वन गो। द फंक्शंस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट आर
टू फोल्ड, दो फंक्शन रहते हैं इनको। ये अगेन थोड़ा सा ब्राइट दिख रहा होगा, अदर तो इसको मैं हटा ही देता हूँ यहाँ से ताकि आप डिस्ट्रैक्ट नहीं हो, बट आपको पता ही है दो मेन फंक्शन है। ये एक्ट एज दी एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, सबसे मेन काम इनका ये है कि बीइंग दी वाइस प्रेसिडेंट ऑफ आवर कंट्री ही सपोज टू अंडरटेक एक्टिविटीज ऑफ बीइंग दी राज्यसभा चेयरमैन। तो इनको मेन काम क्या करना है, राज्यसभा का चेयरमैन बनाना है। सो बीइंग द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ही हैज टू एक्ट एज द चेयरमैन ऑफ राज्यसभा बाय द वर्च्यू ऑफ बीइंग वाइस प्रेसिडेंट। वाइस प्रेसिडेंट बनने की वजह से ये राज्यसभा के चेयरमैन है। राज्यसभा का चेयरमैन का अलग से कोई चुनाव नहीं होता है, क्योंकि ये वाइस प्रेसिडेंट है तो ऑटोमेटिकली बिकम्स द एक्स ऑफिशियल चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। ये आपको समझने की जरूरत है। तो मेन तो इनका ये काम है। दूसरा, वेन एवर देयर इज अ वैकेंसी इन द हाउस ऑफ प्रेसिडेंट इन द सीट ऑन द सीट ऑफ प्रेसिडेंट, ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट, तो ये क्या जाएंगे भाई साहब, ये प्रेसिडेंट बनेंगे बट फॉर अ मैक्सिमम ऑफ 6 मंथ्स। ये इंपॉर्टेंट बात है वाइस। तो दो तीन प्रमुख बातें हैं, इसके अलावा वाइस प्रेसिडेंट में कोई खास बात नहीं है। ये मैं आपको बता ही चुका हूं, 6 महीने के लिए प्रेसिडेंट रहेंगे। 6 महीने के अंदर आपको, या 6 महीने के समय तक आपको दूसरा राष्ट्रपति लाना ही है, चाहे सूरज इधर हो चाहे चंदा इधर हो, ठीक है। Further, when the sitting president is unable to discharge due to absence, illness or any other cause, the vice president discharges functions until the president resumes office and VP absence CGI, ठीक है। अब आपका जो प्रेसिडेंट अगर डिलीवरी नहीं कर पाता अपनी ड्यूटीज की फॉर एनी रीजन, नॉट फॉर रिमूवल, रेजिग्नेशन और डेथ, जहाँ पे परमानेंट हट जाते हैं, छोटे टाइम पीरियड के लिए अगर नहीं कर पाते डिलीवर, कि भैया घूमने गए हैं, बीमार हो गए हैं, एब्सेंट है, मतलब कुछ भी कारण हो, या किसी महंगी डील में गए हैं, ये किसी कारण से ऑफिस नहीं आ पा रहे, तो वाइस प्रेसिडेंट क्या होगा, प्रेसिडेंट की गद्दी पे बैठेगा उतने टाइम के लिए। और अगर वाइस प्रेसिडेंट भी मौजूद नहीं है तो फिर क्या हो जाएगा भाई साहब, तो आपका चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया वो प्रेसिडेंट बन जाएगा। और चीफ जस्टिस भी नहीं है तो फिर जो सीनियर मोस्ट जज है तो बन जाएंगे। तो इस तरीके से इनकी रेलगाड़ी चलती है। प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट नहीं तो वाइस प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट नहीं तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नहीं तो सीनियर मोस्ट जज जो है वो प्रेसिडेंट का काम करेगा। तो एक सिड्डी है, जिसको मौका मिलेगा वो वहां पे प्रेसिडेंट की गद्दी पे बैठ जाएगा। जनरली गाड़ी इतनी आगे तक बढ़ती नहीं है, प्रेसिडेंट नहीं होता तो वाइस प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट नहीं होता, वो भी बहुत रेयर सर्कमस्टांस है, तो सीजीआई बनेगा। जैसा कि एक बार हुआ था 1969 में, डॉक्टर जाकिर हुसैन, जो इंदिरा गांधी सरकार थी जब, तो डॉक्टर जाकिर हुसैन जो थे वो प्रेसिडेंट हुआ करते थे हमारे भारत देश के, उनका निधन हो गया। तो उनके बाद वाइस प्रेसिडेंट थे वीवी गिरी, उनको प्रेसिडेंट के लिए बनाया गया। लेकिन वीवी गिरी ने खुद प्रेसिडेंट बनने के लिए वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट से रिजाइन कर दिया। ऐसा बोला जाता है कि इंदिरा गांधी के कहने पे किया, बट उससे हमारे को मतलब नहीं है। वाइस प्रेसिडेंट जो थे वीवी गिरी, उनको प्रेसिडेंट बनना था, क्योंकि जो प्रेसिडेंट थे जाकिर हुसैन वो मर चुके थे, डेथ हो गई थी, तो इनको प्रेसिडेंट बनना था। अब ये प्रेसिडेंट इसलिए नहीं बने क्योंकि इनको राष्ट्रपति का नया चुनाव लड़ना था, तो इन्होंने रिजाइन कर दिया वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट से। तो अब प्रेसिडेंट भी नहीं है, वाइस प्रेसिडेंट भी नहीं है, तो अब आए थे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हिदायतुल्ला साहब, वो बने थे फिर प्रेसिडेंट फॉर दैट ड्यूरेशन। तो एमडी सीजेआई, एमडी हिदायतुल्ला एक्टेड एज दी प्रेसिडेंट। उस समय में कौन प्रेसिडेंट बना था, हिदायतुल्ला साहब बने थे थोड़े से टाइम के लिए, जब तक नया प्रेसिडेंट का चुनाव नहीं हुआ। While acting as the president or discharging the functions of president, the vice president does not perform the duties of chairman of राज्य सभा। अब ऑब्वियस सी बात है, जब ये प्रेसिडेंट की गद्दी पे चले गए तो अब इतने बड़े काम पे गए, इनके पास कहाँ समय है कि ये राज्यसभा के चेयरमैन बने रहेंगे या सेशन को निपटाते रहेंगे, प्रिसाइड करते रहेंगे। तो ये राज्यसभा के चेयरमैन नहीं होते हैं जब ये प्रेसिडेंट होते हैं, क्योंकि प्रेसिडेंट फर्स्ट ऑफिस है, उसको कभी भी खाली नहीं रखा जा सकता। फर्स्ट हाईएस्ट ऑफिस है, फर्स्ट पर्सन ऑफ आवर कंट्री है। अब फर्स्ट पर्सन ही हमारी कंट्री का नहीं होगा तो देश कैसे चलेगा। एग्जीक्यूटिव एक्शन जितने भी हैं कौन साइन करता है, किसके नाम पे चलते हैं, प्रेसिडेंट के नाम पे चलते हैं। तो प्रेसिडेंट में तो कभी भी रिक्त स्थान आ ही नहीं सकता। प्रेसिडेंट की जो पोस्ट है उस पर कभी भी रिक्त स्थान नहीं आ सकता या ब्लैंक नहीं आ सकता। क्लियर है, आपको हमेशा उधर कोई ना कोई चाहिए। तो जैसे ही ये प्रेसिडेंट नहीं है, वाइस प्रेसिडेंट क्या बन जाता है, प्रेसिडेंट बन जाता है। अब इसकी पोस्ट खाली हो गई, इसकी जो चेयरमैन का जो काम था इसका राज्यसभा का, वो खत्म हो गया, तो उधर क्या हो जाएगा, डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा बन जाएगा। डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा विल प्रिसाइड दी सेशंस ऑफ राज्यसभा। अगर जरूरत है, सेशन चल रहे हैं, तो ये डेप्यूटी चेयरमैन जो है वो राज्यसभा के चेयरमैन का काम करेंगे। ठीक है, डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। एंड विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ दिस चैप्टर, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ आवर कंट्री। वापस ये चमक रही है स्क्रीन, तो इसको हटा के यहीं पे आ जाते हैं अपन। सो दिस इज ऑल अबाउट वाइस प्रेसिडेंट। पूरी की पूरी कहानी आपको समझ में आ गई। वाइस प्रेसिडेंट छोटी सी पोस्ट, छोटा सा काम, और एक चैप्टर है, तो हमने पूरा डील कर लिया। आर्टिकल नंबर 63 से 73। नाउ वील मूव टू द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, कैबिनेट मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर की कहानियां अगले वाले
टॉपिक में देखते हैं। टिल देन टेक केयर, और जो भी कोई दिक्कत हो टेक केयर से पहले कोई भी अपने कमेंट वमेंट हो वो डाल दीजिएगा। कोई भी अगर कोई काम हो, कुछ भी कुछ रिजॉल्व करना हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, प्लीज कमेंट इट डाउन। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टाटा बाय बाय।